Briefly describe the valence bond theory of covalent bond formation by taking example of hydrogen. Can you interpret energy changes taking place in the formation of dihydrogen? तो वो क्या कहता है क्वेश्चन कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आप डिस्क्राइब करो कौन सा एग्जांपल लेके हाइड्रोजन के बॉन्ड फॉर्मेशन का एग्जांपल लेके और उसमें क्या एनर्जी चेंज हो रहे हैं ये बताना है। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? वो कहती है कि बॉन्ड बनता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। हाइड्रोजन के केस में क्या होता है? 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। देखो हाइड्रोजन क्या है, ये रहा। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s1। तो एक इलेक्ट्रॉन 1s1, दूसरा इलेक्ट्रॉन 1s1, H2 मॉलिक्यूल बना देते हैं। ये आपस में ओवरलैप करके H2 मॉलिक्यूल बना देते हैं। और जो स्पिन है कंबाइनिंग एटम्स के वो क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। ये है। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? ये होगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। ऑर्बिटल के ओवरलैप से बॉन्ड बना, ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, कंसिडर टू हाइड्रोजन एटम्स A and B approaching each other having nuclei Na and Nb, electron present between them represented by Ea and Eb। देखो दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है ना। इसको क्या देते हैं हम? Na, न्यूक्लियस ऑफ A। दिस इज न्यूक्लियस ऑफ B। ये है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ A, ये है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ B। ओके, तो इसमें क्या होगा? When two atoms are at large distance from each other, there is no interaction between them। जब ये बहुत दूर दूर होंगे तो इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ दिखाया हुआ है, देखो यहाँ शो किया हुआ। ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का ग्राफ है। तो जब ये बहुत दूर है हाइड्रोजन, यहाँ ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, मतलब एक हाइड्रोजन आपने यहाँ रखा हुआ, ये रहा एक हाइड्रोजन आपने यहाँ रखा हुआ, दूसरा हाइड्रोजन क्या बहुत दूर है, तो इनमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रही। तो इनमें एनर्जी क्या है? सिस्टम की एनर्जी क्या है? 0। इनकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है आपस में। जैसे जैसे एटम अप्रोच करेंगे, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिगिन टू ऑपरेट। जैसे जैसे ये पास आएंगे तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों ऑपरेट होंगी। कैसे? न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम। अट्रैक्शन किस किस में हो रही है? यहाँ देखो, यहाँ मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे ये पास आएंगे अट्रैक्शन कहाँ कहाँ होगी? देखो, एक तो इनमें अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और अपने ही इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और अपने इलेक्ट्रॉन, और इनमें भी तो अट्रैक्शन है। इसका न्यूक्लियस इसके अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन, इनमें क्या है? अट्रैक्शन है। रिपल्शन किस किस में है? दोनों इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन है और दोनों न्यूक्लियस में रिपल्शन है। तो ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी? ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगी जैसे ही ये पास आना शुरू होंगे। यही लिखा है रिपल्सिव फोर्सेस किस किस में? E और Eb, Na और Nb। attractive forces tend to bring the two atoms close to each other, whereas repulsive forces tend to push them apart। अट्रैक्टिव फोर्सेस उनको पास में लाने की कोशिश करते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस उनको दूर फेंकने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन रिपल्सिव फोर्स। ये देखा गया है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा होती है रिपल्सिव फोर्स से। इसलिए क्या होता है? वो पास आने लगते हैं, एटम पास आने लगते हैं, और जैसे ही पास आएंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? कम होना शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आती है जब अट्रैक्शन और रिपल्शन बैलेंस हो जाते हैं और सिस्टम का एनर्जी मिनिमम हो जाता है। यहाँ पे जैसे अगर आप ये स्टेज देखोगे ना, जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 74 पिकोमीटर है, यहाँ पे आ गए दोनों एटम,
तो यहाँ पे क्या है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। बस ये यही रहेगा, कोई भी सिस्टम वहां स्टेबल होता है जहां उसकी एनर्जी मिनिमम हो, तो ये यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इन दोनों में बॉन्ड बन गया। अगर आप इनको और पास लेके आने की कोशिश करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे है, तो वो क्या है ना, बहुत पास अगर लेके आओगे तो ज्यादा रिपेल करेंगे, वो रिपल्शन बहुत ज्यादा डोमिनेट हो जाएगी। तो इसलिए वो बैक फिर वापस, ये मान लो आप इसको यहाँ उठा के ले आए ऐसे, तो ये पुश करेगा, फिर दूर इसको दूर फेंकेगा, बोले तू यहाँ ही जा तो यहाँ पे आके दोनों क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। यहाँ पे एनर्जी क्या है, इनकी मिनिमम है। इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। और जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बन गई, इसको हमने बोल दिया बॉन्ड एनर्जी। इस तरह से तो हमने एनर्जी चेंजेस को भी एक्सप्लेन कर दिया। जब बहुत दूर थे तो एनर्जी जीरो थी, जब बॉन्ड लेंथ पे आए तो एनर्जी मिनिमम हो गई, और पास लेके आओगे तो एनर्जी बढ़ने लग जाएगी और रिपल्शन डोमिनेट करने लग जाएगी। ये बात है। 74 पिकोमीटर पे स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। इस स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। तो देखो, पहले तो ये जो ड्रॉ किया हुआ है ना, इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं ना, कार्बन को शो नहीं करते। कार्बन को ये, इससे ये कार्बन है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, कार्बन है ये। इसको शो नहीं करते कार्बन को, बाकी एटम्स को तो शो करते हैं, कार्बन को शो नहीं करते। ठीक है, तो अब बताने कितने सिग्मा कितने पाई। तो जो इसमें रूल क्या होता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या होगा, सिग्मा होगा। डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा उसमें, और एक उसमें पाई बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें क्या होगा, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड। यही होता है रूल। चलो अब देखते हैं, इसमें पहले सिग्मा बॉन्ड गिनो कितने हैं। एक, पहले हाइड्रोजन गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हाइड्रोजन वाले हो गए। दूसरे कार्बन वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए ना। ये क्या हो गया, और भी छूटेगा कुछ। ग्यारह, एक ये रहा ना 11, तो टोटल कितने हो गए, 11 प्लस 7, 18 हो गए ना। लेकिन पता क्या, यहाँ पे एक अच्छा और है, दिखाया नहीं हुआ। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, क्योंकि इसको 4 बॉन्ड चाहिए। लेकिन इस कार्बन ने यहाँ कितने बनाए हुए हैं, 3 बनाए हुए हैं। यहाँ पे एक और एच है जो शो नहीं किया इसने। एक्चुअली बॉन्ड लाइन नोटेशन में ना एच को शो करना जरूरी नहीं होता, इसलिए स्किप कर सकता है वो। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक एच था जो उसने शो नहीं किया, तो एक ये हो गया, तो एक और बढ़ गया, तो 19 हो गए। टोटल कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड 19 हो गए। पाई कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, why does type of overlap given in the following figure does not result in bond formation। देखो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में क्यों रिजल्ट नहीं हो रहा। देखो ये पी एक्स है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग कर रहे हैं, तो ये ऊपर वाला कौन सा रीजन हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप। मतलब इसको कहेंगे हम पॉजिटिव ओवरलैप, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैप। ये रीजन कौन सा हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव का, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव। अब यहाँ पे हमको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि जो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव ओवरलैप है दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव ओवरलैप, इसलिए टोटल ओवरलैप क्या हो जाएगा, 0। तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे ओवरलैप तो हुआ था, इस केस में ओवरलैप तो हुआ था, बट पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो गए। इस केस में तो ओवरलैप ही नहीं होगा। देख सकते हो, देखो ये होगा क्या, दिस इज पी एक्स, दिस इज पी वाई, और आप इसको ओवरलैप किस में कर रहे हो, जेड एक्सिस में। तो ये ओवरलैप होके बनेगा क्या, एक ऐसे और दूसरा ऐसे, पास पास लेके आओगे ऐसे ही बनेगा ना। ये ऐसे जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है,
और ये वाई एक्सिस थे, जेड पी एक्स पी वाई। ओवरलैप ही नहीं हुआ, कॉमन रीजन कोई आया ही नहीं, इसलिए कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, जीरो ओवरलैप। Covalent bonds are directional bonds while ionic bonds are non-directional bond. Covalent bond क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं और आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ऐसा क्यों है? बहुत सिंपल है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग गिव्स द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो तो क्या होते हैं? डायरेक्शनली होते हैं ना। तो जिस डायरेक्शन में ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे वही बॉन्ड की डायरेक्शन होती है। जैसे सिंपल एग्जांपल H2 का ले लो, तो एक ऑर्बिटल लिए एक ऑर्बिटल लिए, तो कैसे ओवरलैप करेंगे? ऐसे करेंगे ना। तो ये बॉन्ड की डायरेक्शन है H डैश H, इस डायरेक्शन में लगा, इस डायरेक्शन में ओवरलैप कर गया ये। या सिंपल Cl2 ले लो, तो एक क्लोरीन का पी ऑर्बिटल दूसरे क्लोरीन का पी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करते हैं, तो इस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हुई है, तो Cl डैश Cl तो डायरेक्शनल हो गया ना। ऐसा इधर थोड़ी बॉन्ड बना है, इधर बना है बॉन्ड, यहाँ बना है, जिस जहां पे ओवरलैपिंग हुई है वहीं बोलोगे ना बॉन्ड बना है। ठीक है। Ionic bond is formed by electrostatic attraction between opposite ions. Charge is uniform in all the directions. Hence, an ion is surrounded by opposite ions from all directions. Thus, ionic bond is non-directional. मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। NaCl में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। क्या ये ऐसा होता है Na-Cl ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है? Na पॉजिटिव और Cl माइनस। इनमें क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है इसलिए इनमें अट्रैक्शन है, कोई बॉन्ड नहीं बना, तो होगा क्या? Na पॉजिटिव, 1 Na पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय 6 Cl माइनस, माइनस लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। ये एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं, मान लो ये वाई एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस भी होगा ऐसे, फ्रंट बैक नेगेटिव नेगेटिव। तो क्लोराइड आयन 6 दिशा से घेर लिया उसको। सिमिलरली एक क्लोराइड आयन इसके आसपास क्या होगा? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन ने सराउंड करके रखा हुआ है। तो अब क्या कहोगे, इस जो पॉजिटिव चार्ज ने किसके साथ बॉन्ड बनाया है? अरे किसी के साथ नहीं बॉन्ड बनाया, वो वहां बैठा हुआ है, बस उसके आसपास 6 नेगेटिव चार्ज अपने आप आ गए अट्रैक्शन की वजह से। तो चार्ज तो यूनिफॉर्म है, इसलिए ये कोई डायरेक्शनल नहीं है नेचर में बॉन्ड। ठीक है।